नमस्कार बच्चों, आज हम नमक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। नमक पाठ की लेखिका रजिया सज्जाद जही है। नमक एक कहानी है और यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित कहानी है। भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के जो विस्थापित लोग थे, उनके दिलों को टटोलती हुई यह एक मार्मिक कहानी है। तो विस्थापित होने पर भी जो लोग हैं वो अपने मूल स्थान को ही अपना वतन मानते हैं। वो जहाँ पर रह रहे हैं उसको अपना वतन नहीं मानते। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सफिया सिख बीवी, जो कि लाहौर की रहने वाली हैं और भारत में रहती हैं। एक सफिया का भाई है जो मूल रूप से लाहौर का ही है और लाहौर में ही रहता है। दो कस्टम अधिकारी हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है और पाकिस्तान में रहता है, और दूसरा ढाका का रहने वाला है, उसका मूल वतन ढाका है और भारत में रहता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक बंटवारे के आधार पर भले ही उनका जो वतन है वो बदल गया है, लेकिन उनका जो दिल है वो नहीं बदला था। तो वो अपने मूल स्थान को ही अपना वतन मानते हैं। तो जो सफिया है उसके पड़ोस में सिख परिवार के यहाँ कीर्तन हुआ था। वह अपने पड़ोस में उसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। तो वहां पर उसने एक सिख बीवी को देखा जो उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया उसको बड़े प्रेम से लगातार देखती रहती है। तो उसकी इसी प्रेम भावना को सिख बीवी समझ जाती है कि यह मुझे लगातार इतने प्रेम से क्यों देख रही है। तो सिख बीवी उसके बारे में जानने का प्रयास करती है। तो जो सिख परिवार है उनके घर की एक बहू सिख बीवी को बताती है कि सफिया मुसलमान है और लाहौर की रहने वाली है, और सफिया का जो भाई है वो लाहौर में रहता है और सफिया उससे मिलने कर लाहौर जा रही है। तो जब सिख बीवी को इस बात का पता चलता है तो वह सफिया से बात करती है, और सफिया से जब वह बात करती है तो वह कहती है वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, वहाँ के सैर सपाटे और वहाँ की जिंदा दिली की याद मुझे आज भी आ जाती है। और ऐसा कहते कहते सिख बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर जो सफिया है उसको सांत्वना देती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है कि मैं लाहौर जाऊंगी तो क्या आप वहां से कुछ सौगात के रूप में, कुछ भेंट के रूप में मंगाना चाहोगी। तो सिख बीवी थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने की इच्छा व्यक्त करती है। तो सफिया लाहौर जाती है, वहां पर वह 15 दिन रुकती है। तो सफिया की इतनी खातिरदारी होती है कि उसको पता नहीं चलता उसके 15 दिन कैसे बीत गए। जो उसके सगे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, जो शुभ चिंतक हैं, उसको बहुत सारे उपहार देते हैं क्योंकि उसके 15 दिन बीत गए हैं। और अब सफिया क्या करती है कि सिख बीवी के लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक 1 किलो से कुछ कम, 1 सेर नमक ले लेती है और अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे भारत वापस आना है। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, यह बात सफिया अच्छी तरह से जानती है। फिर भी वह अपने भाई से, जो कि एक पुलिस अफसर है, बात करती है कि मुझे नमक ले जाना है। तो भाई कहता है कि यहाँ से नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम अधिकारी तुम्हारे सामान की तलाशी लेंगे, और भारत में क्या नमक की कमी है जो तुम यहाँ से नमक ले जाओगी। तो सफिया बताती है कि भारत में एक सिख बीवी है जो माँ की हमशक्ल है और मैं सौगात के रूप में उसके लिए नमक ले जाना चाहती हूँ। तो जब भाई उसका तर्क करता है कि तुम नमक ले जा नहीं पाओगी, तो सफिया कहती है कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं बल्कि दिखाकर ले जाना चाहती हूँ, और कहती है कि प्रेम, शालीनता, आदमियत जो है कानून से ऊपर है। इस प्रकार से वह नमक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। उसका भाई फिर कहता है
कि तुम नमक ले जा नहीं पाओगी बल्कि बदनामी अवश्य होगी। तो सफिया को क्रोध आ जाता है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो सफिया के मन में फिर दो सवाल उठते हैं कि मैं नमक किस तरह से ले जाऊं, अगर मैं ले जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि कस्टम अधिकारी मुझे ले जाने न दे। तो फिर वह सोचती है कि चोरी छिपे ही सही पर मैं नमक तो अवश्य ले जाऊंगी। तो वो अपने सामान की पैकिंग करती है, सारा सामान अपना वह सूटकेस और बिस्तर बन में रख लेती है। अब उसके पास केवल कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया रह जाती है जिसे उसे पैक करना है। तो फिर वह सोचती है कि मैं नमक की पुड़िया को टोकरी में किन्नुओं के नीचे रख लेती हूँ। तो वह ऐसा सोचकर उसको किन्नुओं की टोकरी को पैक कर देती है और किन्नुओं के नीचे नमक रख देती है। वह ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि जब वो भारत से लाहौर गई थी तो भारत से जाने वाले लोग केले जो है लेकर जा रहे थे पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे वो किन्नू लेकर आ रहे थे, और जो कस्टम अधिकारी थे वो उनके फलों की जांच नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से वह सोचती है कि मेरा जो नमक है वो किन्नुओं की टोकरी में सुरक्षित पहुंच जाएगा, और वह सारा सामान पैक करके रात को सो जाती है। तो सामान की पैकिंग करने के बाद जब वह सो जाती है तो उसे सपना आता है। वह सपने में क्या देखती है, लाहौर के घर की सुंदरता देखती है, वहां का वातावरण देखती है, अपने भाई मित्र सभी संबंधियों को वह सपने में देख रही है, और जो उसकी भोली भाली भतीजी हैं उनकी बातें भी उसको सपने में याद आ रही हैं। तो वह फिर सोचती है कि कल चले जाने के बाद मैं फिर कब आऊंगी या फिर कभी भी नहीं आऊंगी। ये सब बातें वह सपने में ही सोचती है। इन सब बातों की चिंता उसको सपने में ही हो रही है। सिख बीवी और उसकी आंख से निकले हुए आंसू और इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसको सब चीजें सपने में दिखाई दे रही हैं। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसका जो पैर है वो किन्नुओं की टोकरी पर पड़ जाता है, जो कि उसके दोस्त ने, उसके मित्र ने उसे दी थी, और देते वक्त कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जो संतरा है वो भारत में पैदा होता है और एक फल होता है माल्टा जो कि पाकिस्तान में पैदा होता है। तो संतरा और माल्टा दोनों को मिलाकर एक नई किस्म तैयार की गई फल की, जिसका नाम किन्नू रखा गया। तो जब वो अगले दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर आती है भारत आने के लिए, तो वहां पर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में वो बैठती है, अर्थात प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में वो बैठती है। और वहां वह सोच रही है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं है कि किन्नुओं की टोकरी में मैंने नमक को छिपा रखा है, केवल इस बात का मुझे ही पता है। तो जब उसका सारा सामान जांच के लिए जाता है और तो फिर सफिया को थोड़ा सा कंपन होता है, उसको थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर वह तय करती है, सोचती है कि मैं ये प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाऊंगी। तो वो क्या करती है कि नमक की पुड़िया निकाल के उसमें से किन्नुओं की टोकरी में अपने बैग में रख लेती है। और जब सारे सामान की जांच हो जाती है तो जो कस्टम अधिकारी है वह उससे बात करती है, उसको अपनी समस्या बताती है। क्या समस्या? नमक ले जाने की समस्या। और जब वह समस्या बताती है तो उससे पहले वह पूछ लेती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो कस्टम अधिकारी बताते हैं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो सफिया की हिम्मत और अधिक बढ़ जाती है कि दिल्ली का रहने वाला पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी है। तो वह उसको कहती है, उससे फिर बात करती है। तो वो जो कस्टम अधिकारी है वो कहता है कि मेरा वतन दिल्ली है। तो इस प्रकार से जो है सफिया की हिम्मत बढ़ जाती है, वो अपनी नमक की पुड़िया निकालकर उसकी मेज पर रख देती है और सफिया उसको अपनी सारी कहानी विस्तार से बता देती है। तो कस्टम अधिकारी स्वयं अपने हाथों से उसके बैग में नमक की पुड़िया को रखता है और फिर वो कहता है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो वो क्या कहता है, उसके कहने का मतलब क्या है कि मोहब्बत कानून से ऊपर है।
मोहब्बत का दर्जा कानून से कहीं ज्यादा है। तो इस प्रकार से सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। क्यों? क्योंकि उसका वतन दिल्ली है, वो दिल्ली का रहने वाला है। और कहता है कि उस सिख बीवी को नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहना कि उसका वतन अब भी लाहौर ही है और दिल्ली मेरा वतन है, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता कहते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो गाड़ी जो है, जो रेलगाड़ी है, वो भारत की ओर बढ़ती है, भारत की ओर चल देती है। तो अटारी रेलवे स्टेशन पर जो पाकिस्तानी पुलिस है वो उतर जाती है और जो भारत की पुलिस है वो रेलगाड़ी में चढ़ जाती है। तो सफिया सोचती है कि एक जबान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और एक अंदाज, और फिर भी दोनों के हाथों में गोलियों से भरी हुई बंदूकें। अर्थात सफिया सोचती है कि दोनों तरफ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी शकल सूरत, उनके कपड़े सब एक जैसे हैं, बात करने का अंदाज भी एक है, लेकिन कुछ अलग है तो ये हाथों में जो बंदूकें हैं गोलियों से भरी हुई, ये अलग है, जो कि नफरत की भावना को दर्शाती है। तो जब रेलगाड़ी अमृतसर में पहुंच जाती है तो जो कस्टम अधिकारी है वहां पर जो फर्स्ट क्लास के यात्री हैं, जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, उनके सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही करते हैं। तो सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफिया ने अपना हैंडबैग निकालकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी को दे दी और कहा मेरे पास थोड़ा सा नमक है। तो इस प्रकार से सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया और अधिकारी ने भी सफिया की सारी बात ध्यान से सुनी और किसी और व्यक्ति को सफिया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश दिया और सफिया से कहा आप जरा इधर आइए। उसके बाद कस्टम अधिकारी सफिया को प्लेटफॉर्म के एक कमरे में ले जाते हैं। वहां पर उसको सम्मान के साथ बैठाते हैं और चाय भी पिलाते हैं। फिर अपनी मेज की दराज से एक पुस्तक निकालते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो सफिया उस पुस्तक के बारे में कस्टम अधिकारी से पूछती है तो सुनील दास गुप्त बड़े प्यार के साथ, बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा वतन ढाका है और भारत पाक विभाजन से 1 वर्ष पहले मेरे मित्र ने यह पुस्तक मुझे दी थी और वह ढाका की याद में खो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो ढाब है उसकी बात ही कुछ अलग है, कि वैसे तो ढाब कोलकाता में भी होती है लेकिन हमारे यहाँ की ढाब बहुत अच्छी है। ढाब कहते हैं नारियल को। फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ की जमीन और पानी का मजा भी कुछ अलग है, कि पानी और जमीन भी बहुत अच्छी है वहां पर। तो इस प्रकार से सुनील दास गुप्त ऐसा कहते हुए नमक की जो पुड़िया है सफिया के बैग में रख देते हैं और आगे आगे चलने लगते हैं। उनके पीछे पीछे सफिया चलने लगती है। तो जब सफिया जो अमृतसर का पुल था रेलवे स्टेशन पर, वहां पर चढ़ रही थी तो जो सुनील दास गुप्त कस्टम अधिकारी जो हैं वो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए हुए खड़े थे। तो सफिया सोच रही थी किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ, अर्थात जो राष्ट्र राज्य हैं उनकी नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहब के आधार पर लोग अपनी अपनी जमीनों को, अपनी अपनी जगहों को अपना मान चुके हैं। उसके बावजूद भी जो खींची गई ये सीमा रेखाएं हैं वो लोगों के अंतर्मन तक, लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाई है। कहने का अभिप्राय क्या है कि लोग अपने मूल स्थान को ही अपना वतन मानते हैं। वो विस्थापित होने के बाद जहां पर रह रहे हैं उसको अभी भी अपना वतन नहीं मानते। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे मन में देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पाठ समाप्त हो जाता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।